हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडॉट सिस्टर फिजिक्स पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का दिन हम और आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की भूमि का पूजन हुआ है। तो आज का जो हमारा ये वीडियोज़ होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी वीबीटी को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 युक्त कॉम्प्लेक्सों में ज्योमेट्री देखी थी, हाइब्रिडाइजेशन देखा था, एन की वैल्यू म्यू और इसकी नेचर वगैरह देखी थी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर। वीबीटी हमारी चल रही थी टॉपिक, उसके अंदर स्पेशल पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है, हम सब जानते हैं धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसीलिए 4s के इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाते हैं, 3D के अंदर स्थानांतरित हो जाने से संकरण क्या हो जाता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या स्पेशल पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसीलिए 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में स्थानांतरित हो जाते हैं। देखते हैं, जैसे NiCO का होल 4, इसके अंदर अपन को देखना क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, क्या इसके अंदर N की वैल्यू, M की वैल्यू सब क्या रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं इसका नाम क्या होगा। ये बच्चों एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। और धातु कार्बोनिल है तो इसके अंदर धातु कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। सिंपल सा है। न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको एक ही शब्द में लिखा जाएगा, इसके बीच में किसी प्रकार का कोई आपको गैप है नहीं, स्पेस नहीं छोड़ना है। अब हम इस यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपने पास में होती है वो क्या निकल करके आई है, 0 निकल करके आई है। क्या है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। निकल इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 20n, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 18, 20 और ये अपने पास में हो गए 28। डी के अंदर अपने पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। ये 3D है। ये अपने पास में 4s है और ये अपने पास में 4p है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या कहा, धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाते हैं, 3D में। ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ पे चले जाते हैं, 3D के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी कि अपने पास में D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, यहाँ पे 2 और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके अंदर भी 2 हो गए और इसके अंदर भी 2 हो गए। ये अपने पास में 3D ऑर्बिटल्स था, ये 4s ऑर्बिटल है और ये अपने पास में कौन सा ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल्स है। अब आप सब जानते हो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी, 4 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगी, 1 2 3 और 4। ये कार्बोनिल
ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आ गया, sp3। हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। और हमने कहा था कि जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वह ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। n की वैल्यू क्या है, इधर आप सब जानते हो n की वैल्यू 0, यानी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n 0 तो ऑब्वियसली म्यू क्या होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब इसकी नेचर कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय नेचर होगी। कैसी नेचर होगी, प्रतिचुंबकीय, मतलब डाया मैग्नेटिक नेचर होगी। और इसकी ज्योमेट्री इस प्रकार से निकल, यहाँ पर ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, ये और ये कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल और कार्बोनिल, इस टाइप से इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास में ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होती है, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाते हैं, 3D में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है। इस NiCO4 की हम बात करें तो उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो एक और एग्जांपल के द्वारा मैं इस बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट जैसे हम कार्बोनिल का अगला एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, FeCO का ऑल 5, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका भी नाम क्या है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। इधर हम बात करें, ये भी कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर Fe की जो इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास में निकल करके आएगी वो शून्य आएगी। तो Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो 18 2 20 और ये अपने पास में हो गए 26। ऑक्सीडेशन स्टेट तो इधर भी 0 है। तो यहाँ पर 3D के अंदर अपने पास में ऑर्बिटल्स कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है D के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये हो गया आपके पास 3D। और ये अपने पास में कौन सा है, 4s, और इधर आपके पास में है ये 4p। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर, और 4s के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो चले आएंगे इधर, और कुल मिलाकर के अपने पास में क्या हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये अपने पास में 4s ऑर्बिटल हैं, ये 3D, ये 4s, और ये अपने पास में कौन से हो गए, 4p हो गए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 5 है। मतलब अपन को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल है जो सेंट्रल मेटल एटम हमें प्रोवाइड करवाएगी। 1 2 3 4 और 5, यानी कि अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आ गया, एक D का वैकेंट ऑर्बिटल है, एक S का, और P के है वो 3 है, यानी कि अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आ गया DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने कहा था कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री की बात करें तो उसकी ज्योमेट्री निकल करके आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है TBP,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यानी कि यहाँ पर अपने पास में आयरन है वो बीच में है, एक ये CO, एक ये CO, एक ये CO और 2 है वो अपने पास में है ऊपर नीचे। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस प्रकार से होती है। और आप देख रहे हो इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में बिल्कुल नहीं है, n की वैल्यू इधर भी 0 है। जब n 0 होता है तो म्यू भी अपने पास में क्या आता है, 0 निकल करके आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, कलर लेस होगा। और इसकी नेचर आपसे पूछी जाए तो कैसी नेचर होगी, ये प्रति चुंबकीय नेचर का होगा, यानी कि डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है लो स्पिन मॉलिक्यूल्स होगा। कैसा होगा, लो स्पिन मॉलिक्यूल्स होगा। साथ ही साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। CrCO6, इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसके अंदर इसकी ज्योमेट्री निकालनी है, इसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है, म्यू निकालना है, कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा स्पिन मॉलिक्यूल्स है, कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सारी चीज़ें आपको इस CrCO6 के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्या रहेगा, HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसको है जो आपको करना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जैसा पहले करते थे। बस उसमें क्या याद रखना है बच्चों, फॉरेस्ट के इलेक्ट्रॉनों को किधर भेजना है, 3D के अंदर भेजना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है बस, और कोई ख़ास पॉइंट नहीं। इसका जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थियरी का, वो ये है Cu+2 की उपस्थिति में, Cu+2 की उपस्थिति में यदि Cu+2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे वाटर हो, Cu+2 में अमोनिया, साइनाइड और H2O इस लिगेंडों की उपस्थिति के अंदर कि Cu+2 आयंस में अमोनिया, साइनाइड और H2O की उपस्थिति में 3D का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3D का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4p में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे संकरण DsP2 हो जाता है। क्या बात बता रहा हूँ, Cu+2 यानी कि कॉपर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कॉपर है और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और उस कॉपर के साथ में अमोनिया यदि लिगेंड प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चाहे साइनाइड हो अथवा चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो। वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यदि Cu+2 के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भांति काम करेगा कि उपस्थिति के अंदर 3D का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाता है, 4p में स्थानांतरित हो जाता है, और जिससे अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, DsP2। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझते हैं। क्या ये कहना चाह रहा है, जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है CuNH3 का होल फॉर +2। इसके अंदर आपको ज्योमेट्री वगैरह पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर की। आपको पता है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अपने पास में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आती है, सीधी सी बात है। अब आप क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 18, और ये अपने पास में
और ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। फॉर S1 3D10 हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन S में से गया और एक इलेक्ट्रॉन D में से गया, यानी D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे 3D 9 रहे। अब अपने पास में D के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती है वो कितनी होती है 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 और 4 यानी कि ये 3D है। ये अपने पास में फॉर S है और इधर अपने पास में ये कौन है फॉर P है। अब बच्चों क्या करना है, D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं D के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। S के अंदर कुछ नहीं, P के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। अब आप क्या देखोगे कि अमोनिया कैसा लिगेंड है, तो आपको पता है बच्चों अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन मैंने क्या नियम लिखवाया कि Cu+2 आयंस है और उसके साथ यदि अमोनिया जुड़ा हुआ हो, साइनाइड हो या चाहे वाटर हो, इसकी उपस्थिति के अंदर 3D का युग्मित इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है 4p के अंदर चला जाता है। ये 3D है, इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा 4p में चला जाता है। ये बच्चों ऐसे नियम हैं कुछ जो अपन को क्या करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये S है और ये अपने पास में 4p था और उस 4p का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि 3D का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किधर आ गया है 4p के अंदर आ गया है। अब अपने पास में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब अपन को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 और 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। यानी कि हमारे पास में क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गया DsP2। क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन DsP2। हमने कहा था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है, हमने कहा था स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसका मतलब म्यू कितना आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। और बच्चों इसके अलावा क्या रहा, यानी कि ये कलर शो करेगा, मतलब ये कैसे कंपाउंड होंगे, कलर्ड कंपाउंड होंगे। और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ये कैसा होगा अनुचुंबकीय, मतलब पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा। और ज्योमेट्री की बात करो तो कॉपर बीच में आ जाएगा और ये हो गया स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH3 और NH3 और इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो कितना प्रेजेंट है +2 चार्ज है। ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, इस Cu+2 के साथ में, Cu ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इस Cu+2 के साथ में यदि अमोनिया हो, चाहे इसकी जगह साइनाइड में लिख देता, चाहे इसकी जगह में वाटर लिख देता, तो क्या हो जाता है 3D का युग्मित इलेक्ट्रॉन 4p में स्थानांतरित हो जाने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DsP2 हो जाएगा। भाई बात समझ में, सीधे 3D के युग्मित इलेक्ट्रॉन को आपको किधर भेजना है 4p में। कारण क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अपने पास में 2 ही पॉसिबिलिटी थी हाइब्रिडाइजेशन की। भाई इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपने पास में 2 हाइब्रिडाइजेशन थे, एक तो अपने पास में sp3 था एंड एक क्या था DsP2। तो सीधी सी बात है कि अमोनिया है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 होगा। अब DsP2 होगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटा करके कहाँ पे इसको भेजना है वो 4p में भेजना। नहीं हटाएंगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पेयरिंग करेंगे तो करेंगे कहाँ, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं।
इसलिए बच्चों ये जो 3D का युग्मित इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है, फॉर P में चला जाता है, तब जा कर के अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सही है वो निकाल अपन पाएंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस थे। अब आपको क्या करना है, मैं होमवर्क देता हूँ, इसके अंदर आपको है जो घर से निकाल करके आना है, CuCN का होल फॉर 2 नेगेटिव और CuH2O का होल फॉर +2। इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, कलर, नेचर वगैरह सब फाइंड आउट करनी है। जैसा हमने CuNH3 का होल फॉर 2 पॉजिटिव के लिए किया था, ऐसे ही कैसे आपको CuCN का होल फॉर 2 नेगेटिव और CuH2O का होल फॉर +2 के अंदर आपको करना है। आई बात समझ में? इसके अलावा थर्ड जो हमारा स्पेशल पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SP नंबर 3 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी के संकुल, जिंक, कैडमियम और मरकरी के संकुल क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के संकुल sp3 व प्रतिचुंबकीय होते हैं। sp3 व प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी के जितने भी संकुल आपको दिखाई दे जैसे Zn NH3 का होल फॉर 2 पॉजिटिव आए, या Zn Cl फॉर 2 नेगेटिव आए, या Zn Cn का होल फॉर 2 नेगेटिव आए। मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी के सारे संकुल क्या होंगे, sp3 और प्रतिचुंबकीय होंगे। इसको आप बिल्कुल कर लेना। VBT के हिसाब से आप जब करोगे इसको तो अपने पास में क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा, sp3 और उसकी नेचर क्या रहेगी, प्रतिचुंबकीय नेचर रहेगी। तो इसको भी, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है करना बच्चों। और लास्ट एक अंतिम पॉइंट बोल देता हूँ, प्लेटिनम और पैलेडियम के सारे संकुल, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे PtCl फॉर 2 नेगेटिव हो या PdCl फॉर 2 नेगेटिव हो, प्लेटिनम और पैलेडियम के सारे संकुल है वो भी बच्चों अंतःकक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतःकक्षक संकुल व प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो हमने कहा था कि धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए 4s का इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाता है, 3D में। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि Cu+2 अगर आयंस है, कॉपर है वो +2 आयंस के अंदर है और उनके साथ यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे अमोनिया, साइनाइड अथवा वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर वाटर वीक फील्ड होता है लेकिन इनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की बातें व्यवहार करता है। तो Cu+2 आयन के साथ यदि अमोनिया, H2O और यदि साइनाइड जुड़ा हुआ है तो इसका 3D का युग्मित इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित हो जाता है, फॉर P में स्थानांतरित हो जाने से हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के जितने भी सारे के सारे संकुल है वो sp3 प्रतिचुंबकीय होते हैं। और चौथा पॉइंट डिस्कस किया, प्लेटिनम और पैलेडियम के सारे संकुल क्या होंगे, अंतःकक्षक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसको भी आप करके देख सकते हैं, अंतःकक्षक संकुल और प्रतिचुंबकीय होते। ये हमारे पास में VBT थी। इतनी सारी VBT बातें बताने के बावजूद भी कुछ VBT की क्या है, कमियां हैं। 2 इसकी खास करके कमियां हैं। एक तो कमी है ये कि प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के मध्य ये विभेद नहीं करता। VBT नहीं बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। VBT इस बात को नहीं बता सकती है। और मैंने आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखवाई थी वो VBT नहीं बताती है, वो CFT बताती है। CFT के अंदर मैं डिस्कस करूँगा उस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान क्या रखोगे, यानी कि प्रबल VBT की सहायता से प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि रंग की व्याख्या या जटिल के स्थायित्व की व्याख्या, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर, इसकी भी व्याख्या है वो VBT
नहीं करती है। इन दो महत्वपूर्ण कमियों की वजह से VBT क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब हम आगे जो नेक्स्ट इस VBT की कमियों को दूर करने के लिए अगली थ्योरी आती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT इसको बोला जाता है। पूरा नाम होता है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। या इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है क्रिस्टल क्षेत्र, स्प्लिटिंग का मतलब होता है विपाटन सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया था, प्रपोज्ड जो किया था, इसको प्रस्तुत करता वो थे ब्लैक और बेथे। ब्लैक और बेथे नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने इस CFT थ्योरी को है वो प्रपोज्ड किया था, इसको प्रस्तावित किया था। अब ये सिद्धांत क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पर 3-4 एक पॉइंट है वो हमें पढ़ना है खास करके। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट कहता है, CFT कहती है कि मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरी चीज़ होती है लिगेंड, इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है CFT, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। हम जानते हैं, अब बच्चों आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आप सब जानते हो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, मतलब एक कैटायंस और एक एनायंस के बीच में हमेशा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जितनी भी है उन सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड बच्चा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पीशीज है और नेगेटिव चार्ज जो भी स्पीशीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आप जानते हो कि जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड, इस लिगेंड के ऊपर क्या पाया जाता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है अपने पास में, और ये मेरे पास लिगेंड है। लिगेंड के पास आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और लोन पेयर है, और इसी लोन पेयर की वजह से इस लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और आपको पता है ये सेंट्रल मेटल एटम है और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर डोनेट करता है लिगेंड, उसको ये क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इस मेटल के ऊपर जनरली कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज, इसलिए ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यानी कि लिगेंड है ये मेटल को अट्रैक्ट करेगा और मेटल होती है लिगेंड को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों जब एक दूसरे के पास में आते हैं तभी जाकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ये दो कैटायन और एनायंस के बीच, यानी कि मेटल्स और लिगेंड के बीच आयनिक बॉन्ड बना, ये आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो पहला पॉइंट CFT का है कि बच्चा मेटल और लिगेंड के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के बीच में। कैटायंस हैं, मेटल्स हैं, जनरली D ब्लॉक की मेटल होती है और मेटल के ऊपर आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर की वजह से लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड इस दोनों के बीच में बन गया।
और लिगेंड होता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी अप्रोच रहती है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, और सेंट्रल मेटल एटम की अप्रोच रहती है लिगेंड की तरफ, तब जाकर के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ये हमारे पास में मेटल है और ये हमारे पास में लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर प्रेजेंट होता है और लोन पेयर, और इस लोन पेयर की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मेटल है और जनरली मेटल बच्चों कौन सी यूज़ में ली जाती है, हमने बोला था डी ब्लॉक मेटल्स होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है क्योंकि उसकी साइज़ है वो छोटी होती है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो जनरली यहाँ पर जो मेटल काम में ली जाएगी वो यूजुअली कौन सी होगी, डी ब्लॉक की एलिमेंट्स होगा। माना कि मेरे पास में यहाँ पर है वो डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट मैंने मान लिया कॉपर प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है कॉपर है तो कॉपर के आउटर सेल के अंदर या इस सेलों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं। आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन इस सेलों के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बच्चों इस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों ओर वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल यानी कि आउटर सेल होता है, बाहरी कोश होता है, वैलेंस सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर और नेगेटिव चार्ज लिगेंड के ऊपर सेम स्पीशीज की चार्ज हो गई, और जब बच्चों सेम स्पीशीज के चार्ज होता है तो उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं होकर के कौन सा पॉइंट होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हो जाती है, रिपल्शन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। यानी कि अब इस दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और आपको पता है लड़ाई के अंदर क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा रिपल्शन होता है, जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, सेम स्पीशीज के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के अंदर हमेशा है वो क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट ये था। तो पहला पॉइंट तो था कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। मेटल्स और लिगेंड दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे तभी जाकर उसके बीच आयनिक बॉन्ड क्रिएशन होता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस लोन पेयर की वजह से प्रेजेंट होता है। सेकंड बात है कि ये कॉपर है, कॉपर के आउटर सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की वजह से और इस लिगेंड की वजह से नेगेटिव चार्ज सेम स्पीशीज के चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी तो सीधी सी बात है बच्चों उस लड़ाई के अंदर क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बच्चों इस लड़ाई की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है तो इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। यानी कि जो अपने पास में जो 5 डी ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये डी ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4, ये अपने पास में डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है, कैसे ऑर्बिटल है ये, ऑर्बिटल्स 5 डी ऑर्बिटल्स है। इस 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम, इनकी एनर्जी सेम, इनकी एनर्जी सेम, इनकी एनर्जी सेम, सारे के सारे इन डी पाँचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिस पाँचों डी ऑर्बिटल के यानी ऐसे कक्षक जिनके पाँचों कक्षकों की एनर्जी समान होती है उस ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी जनरेट ऑर्बिटल, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक। तो समभ्रंश कक्षक किसको कहते हैं, इन सभी पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ये कौन बताता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है
और उस सेम एनर्जी वाले इस पांचों डी कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। लेकिन CFT कहती है कि इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है और इनकी एनर्जी क्या रह जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसलिए इन पांचों डी कक्षकों का क्या हो जाता है बच्चों, स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन हो जाता है। ये पांचों के जो पांचों डी कक्षक है ये टूट जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाते हैं। ये पांचों के पांचों डी कक्षक होते हैं वो बच्चों तार तार हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्या हो जाता है, ये बिखर जाते हैं। यानी कि या तो तीन कक्षक है वो ऊपर चले जाएंगे, जैसे ये DXY, DYZ, DZX, या ये चले जाएंगे DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। पांचों के पांचों डी कक्षक थे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं, बिखर जाएंगे, इसका विपाटन हो जाता है। या तो तीन DXY, DYZ, DZX ऊपर चले जाएंगे और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर नीचे चले जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है, ये जो अपने पास में 5 ऑर्बिटल्स थे 1 2 3 4 5, या जो T2G ऊपर थे हो सकता, अरे सॉरी, ये जो DXY, DYZ, DZX ऊपर थे वो अब की बार क्या हो जाते हैं, ये नीचे चले जाएंगे। यानी कि DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और DXY, DYZ और DZX क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि हाँ, तो इन पांचों डी कक्षकों का क्या हो जाता है बच्चों, स्प्लिटिंग हो जाती है। या तो DXY, DYZ, DZX ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले। अब किस केस में कौन सा ऑर्बिटल्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसको है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, VBT तो कहती है कि सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, बट CFT कहती है कि इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है और इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब देखो स्प्लिटिंग कैसे होगी वो हम देखते हैं। अपने सिलेबस में दो है, एक तो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT की बात करेंगे, और एक अपने पास में है वो है टेट्राहेड्रल। फर्स्ट ऑफ मैं देखता हूँ वो ऑक्टाहेड्रल देखता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो 5D ऑर्बिटल्स हैं DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इसकी अगर यदि मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। ये मेरे पास X और Y एक्सिस है। DXY ऑर्बिटल्स की अगर मैं ज्योमेट्री बढ़ाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास में D ऑर्बिटल्स है और D ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल डम्बल शेप होती है। तो एक अपने पास में लॉब होती है वो इस एक्सिस के बिटवीन आ जाती है। ये DXY ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। ये मेरे पास में Y है और ये Z है एक्सिस, तो यहाँ पर डंबल है वो YZ एक्सिस के बीच में और लॉब होती है वो एक्सिस के बीच में। यहाँ पर अपने पास में ये Z है और ये X है। अब लॉब होगी वो Z और X के बीच में। ये जो 3 ऑर्बिटल्स है DXY, ये अपने पास में DYZ और ये अपने पास में DZX, ये तीनों ही जो ऑर्बिटल्स है इसके अंदर ये जो लॉब प्रेजेंट है ये बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। मतलब लॉब्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस के कहाँ पे हैं, बीच में है। सभी को दिख रही है ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और लॉब कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिस के बीच में है। तो 3 ऑर्बिटल्स है DXY, DYZ और DZX, ये 3 ऑर्बिटल्स तो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर की मैं अगर यदि स्ट्रक्चर बनाऊँ, मेरे पास में ये X एक्सिस है और ये मेरे पास में Y एक्सिस है। ये कहाँ पे इसकी लॉब होती है, वो X एक्सिस पे फैली रहती है
और इनके लॉब है वो वाई एक्सिस पे पहली रहती है। और ये अपने पास में कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको मैं बना देता हूँ डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्स है और ये जेड है, और अपने पास में ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो डी जेड स्क्वायर की। इस दोनों ऑर्बिटल्स में आप देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों के अंदर ये जो लॉब्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब ये लॉब है तो लॉब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, अपने पास में 2 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और शेष जो तीनों ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द एक्सिस 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और ऑन द एक्सिस 2 ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपने पास में है डी जेड स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा था ऑक्टाहेड्रल के अंदर, अपने सिलेबस में 2 ही है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम पहले देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमने देखा था इस टाइप की। ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर अपने पास में रहती है। इसको आप देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर नज़र आता होगा, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर है वो ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है। मतलब ये आपको स्क्वायर दिख रहा है और एक स्क्वायर के मतलब ये एक प्लेन है और इस प्लेन जैसे कि बोर्ड है ये स्क्वायर है, एक जो लिगेंड है वो अपवर्ड है और दूसरा जो लिगेंड है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। जैसे मान लीजिए कि ये हथेली है वो मेरी क्या है, स्क्वायर है, और ये जो दिख रहा है इसको मैं मान रहा हूँ ये जो लिगेंड है अपवर्ड एक लिगेंड है और एक लिगेंड क्या है, डाउनवर्ड लिगेंड है, इसको मानना। और एक एक्सिस अपने पर, और आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये एक डायगोनल है, मतलब ये एक विकिरण है और एक विकिरण ये है। और आप सब जानते हो कि विकिरण के सारे वर्ग के अंदर ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब इस स्क्वायर के अंदर सारे के सारे ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक एक्सिस अपने पास में ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ। इसको मैं मान लेता हूँ x और ये एक्सिस है वो अपने पास में क्या है, y, और इसको मैं मान लेता हूँ z एक्सिस। अब इसमें ये लिगेंड है और यहाँ पर अपने पास में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड के ऊपर मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर की वजह से, और ये जो मेटल है इस मेटल के ऊपर वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर रिपल्सन होता है। क्या होता है यहाँ पे, रिपल्सन होता है, यानी कि लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ और सेंट्रल मेटल एटम अप्रोच करती है लिगेंड की तरफ। दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है। और आपको पता है रिपल्सन के अंदर एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ये रिपल्सन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, एक्सिस पे रिपल्सन हो रहा है, यानी कि ये ऑन दी एक्सिस पे मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। और ऑन दी एक्सिस पे अपने पास में कौन से ऑर्बिटल्स थे, 2 ही ऑर्बिटल्स थे, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल्स कहाँ पे बन रहे थे, ऑन दी एक्सिस पे। मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर CFT के अंदर जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे ये कहाँ पे थे, बिटवीन द एक्सिस थे, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसको कैसे याद रखोगे, ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल और ओ का मतलब होता है ऑन दी एक्सिस। ओ से ऑक्टाहेड्रल और ओ से क्या बन रहा है बच्चों, ऑन द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस का मतलब क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सामान्य से बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ऑन द एक्सिस की, और बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मैं बात करूं टेट्राहेड्रल की हमने डिस्कस की थी। इसके बाद में अब मैं देख रहा हूं इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर CFT की बात करो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अपने पास में किस प्रकार की होती है, इस टाइप की होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसको मैं एक प्लेन मान लूँ और एक अपने पास में प्लेन ये है, ये एक्स एक्सिस मान लो और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ। तो अब आप देखोगे इधर कि ये एक प्लेन है और एक प्लेन अपने पास में ये है। अब लिगेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, यानी कि लॉब्स के और एक्सिस के बीच में। मतलब ये लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, इस मेटल्स पे कौन सा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बीच रिपल्सन। लेकिन रिपल्सन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर, ये जो बच्चों एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस, वहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑन दी एक्सिस पे रिपल्सन मैक्सिमम हो रहा था। लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर आप देख रहे हो तो ये एक्सिस और ये एक्सिस, यानी कि एक्सिस के बिटवीन मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। लिगेंड किसकी ओर अप्रोच करेगा, मेटल की ओर, सेंट्रल मेटल एटम की ओर, और सेंट्रल मेटल एटम किसकी ओर अप्रोच करेगी, लिगेंड की तरफ। दोनों के बीच में जो ज़्यादातर लड़ाई होगी वो कहाँ पे हो रही है बच्चों, बिटवीन द एक्सिस के बीच लड़ाई हो रही है। और बिटवीन द एक्सिस पे ऑर्बिटल्स अपने पास में कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यानी कि बिटवीन द एक्सिस डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑन दी एक्सिस की एनर्जी बढ़ रही थी, यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट, टेट्राहेड्रल के अंदर बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी अपने पास में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैं कुछ इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक काम की बात याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑन दी एक्सिस है, ये अपने पास में, मैं पहले बात करूँ ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल के अंदर CFT आपको पता है, डी ऑर्बिटल्स 5, डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गए। डी एक्स वाई अपने पास में, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। इन डी कक्षकों की एनर्जी CFT कहती है अलग अलग है, इसलिए इसकी अभी क्या हुई थी, स्प्लिटिंग हुई थी। एक की एनर्जी मैक्सिमम हुई थी, दूसरी की एनर्जी कम हुई थी। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने देखी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। टेट्राहेड्रल के अंदर हमने कहा था कि किसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ऑन दी एक्सिस की। किसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऑन दी एक्सिस। और ऑन दी एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल बन रहे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल्स ये है। और यहाँ पर तीनों जो ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसकी एनर्जी क्या है, कम हो जाती है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जनरल एनर्जी लेवल है जिसको बेरी सेंटर बोला जाता है। ये बेरी सेंटर है जिसकी वैल्यू होती है 10 DQ के बराबर। यहाँ पर DQ का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन इन क्वांटा। ये कोई नहीं पूछेगा ये क्या हायर क्लासेस BSc लेवल की, MSc लेवल की बातें हैं, बट कोई पूछ ले तो ध्यान रखना। DQ का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन इन क्वांटा, ये इसकी वैल्यू है। ये जो जनरली बेरी सेंटर है, ये एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल से या इस एक्सिस के आप ऊपर देख रहे हो तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है, और इन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैंने बोला था ऑन दी एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाती है, और ऑन दी एक्सिस पे अपने पास में 2 ही ऑर्बिटल्स थे, 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है ईजी। ईजी का मतलब यहाँ पे भी 2 वर्ड है,
बहुत समझने के लिए याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। ईजी के अंदर यहाँ पर दो वर्ड है ई और जी, इसका मतलब दो ही ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास में 3 ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब कितने वर्ड होंगे, 3 वर्ड होंगे। T2G, T2G का मतलब होता है 3, इधर भी 3 ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब 3 वर्ड, और 2 ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब कितने वर्ड, 2 वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर इजी ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, ऑन द एक्सिस रिपल्सन मैक्सिमम था, और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो कम हो जाती है, यानी बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन क्या हो जाता है, थोड़ा कम होता है। अब इसके कितना एनर्जी ज़्यादा हुई है भाई, नॉर्मल जो इसकी 10 DQ एनर्जी लेवल है, इससे इजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी मैक्सिमम हुई है, तो इतनी मैक्सिमम हुई। कैसे पता लगाएंगे, तो देखो इसको भी सिंपल याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। ऊपर क्या है, 2 ऑर्बिटल्स है, तो इनके जो एनर्जी का जो गैप होगा वो